Hello, dear students. Myself Gaurav Kumar. I hope all of you are doing great, healthy, and fit. So, today, let's continue our discussion on kinship, caste, and class for class 12th history. This is a second video on the same topic. In the previous video, by now, we have discussed about kinship. So, in today's class, our main focus will be on caste and class. तो चलिए शुरू करते हैं. These are the learning objectives. Let's talk about the right occupation. Before starting the right occupation, let's discuss about caste. In your previous classes, take an example of class 10 civics, gender, religion, caste. In that chapter, you have understood the concept of caste. It is basically a hierarchical social order. About this ideal order, जो norms होंगे, they were laid down by धर्मसूत्रास. Brahmanical test, धर्मसूत्रास. हम पहले इन प्रीवियस चैप्टर्स और प्रीवियस वीडियोस हम धर्मसूत्र के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसे नॉर्म्स, ऐसे नियम बनाए थे कि सोसाइटी कैसे रन करेगी. और कास्ट उस सोसाइटी का एक हिस्सा है, एक हमारा सोशल ऑर्डर है. तो सोसाइटी में कास्ट और वर्ण और कास्ट बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों के लिए क्या हो गया, उन लोगों ने नियम बना दिए. फॉर वर्ना दे हैव टॉक्ड अबाउट राइट ऑक्यूपेशन, कि किस वर्ण के आदमी के लिए, किस वर्ण के इंसान के लिए कौन सा जो आपका ऑक्यूपेशन है वो सही होगा. ठीक है, तो राइट ऑक्यूपेशन फॉर द वर्ना दे आर मेंशनिंग इन द धर्मसूत्रास. फॉर ब्राह्मणा इट इज स्टडी एंड टीचिंग ऑफ वेदास. फॉर क्षत्रियास वॉरफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रोवाइडिंग जस्टिस, स्टडी वेदास. नाउ लेट्स कम टू वैश्यास. ट्रेड, एग्रीकल्चर, पेस्टोरिज्म मतलब चरवाहे का काम करना. एंड देन वी हैव शूद्रास. ठीक है, शूद्रास को क्या काम दिया गया? शूद्रास को कहा गया कि आपका जो मेन काम है, इट इज बेसिकली सर्विंग अदर थ्री वर्ण. जो ऊपर के तीन वर्ण है, आपको इनको सर्व करना है और ये आपका मेन ऑक्यूपेशन है. अब हम बात करते हैं कि अपने जो राइट ऑक्यूपेशन की जो ये थ्योरी है, इसको इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए व्हाट प्रोसेस एक्चुअली, या किस किस चीजों की उन्होंने हेल्प की थी इनको एनफोर्स करने के लिए, सोसाइटी में लागू करने के लिए. दे यूज डिफरेंट मेथड्स और स्ट्रेटेजीज, जिसमें हम तीन की बात कर लेते हैं यहाँ पर. सबसे पहले वर्ना ऑर्डर इज ऑफ डिवाइन ऑरिजिन. ठीक है, हम अब से पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी वी हैव डिस्कस अबाउट द डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप. ठीक है, व्हिच वाज स्टार्टेड बाय कुशाना रूलर्स. और डिवाइन थ्योरी क्या, जब भी वी वांट टू एस्टैब्लिश समथिंग इन द सोसाइटी, या जो हम चाहते हैं कि सोशली या लोग जो उसको बहुत अच्छे से माने, तो दे ट्राई टू रिलेट इट विद द डिवाइन ओरिजिन, विद द गॉड, ताकि लोग उस पर क्वेश्चन मार्क ना लगाएं और आसानी से उसको फॉलो करने लगे. सो बोला कि वर्ना सिस्टम जो है, दिस इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, भगवान ने ऊपर से बना के भेजा, देवी उत्पत्ति है, यू कैन नॉट रेज क्वेश्चंस. दूसरा इन्होंने क्या किया इस काम में, दे एडवाइज्ड किंग्स टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स. तो ये किंग की ड्यूटी हो गई कि जो भी धर्मसूत्रा के अंदर राइट ऑक्यूपेशन और वर्ना के बारे में, व्हाटएवर, कास्ट के बारे में, व्हाटएवर इज रिटन देयर, ये किंग की ड्यूटी हो गई कि इसको इंश्योर करे कि ये सारी प्रैक्टिस उनके किंगडम में की जाती है या नहीं. तीसरा, दे परसुएड पीपल that their status were determined birth. परसुएड मतलब उनको समझाना, मनाना. ठीक है, अब लोगों को ये मनाया जाने लगा, लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाने लगी अलग अलग लॉजिक देकर कि भाई जो आपका ये ऑक्यूपेशन हमने जो डिसाइड किया है, राइट ऑक्यूपेशन, ये बर्थ से डिसाइड होता है. बाय बर्थ मतलब क्या हुआ कि मतलब ये है कि भाई आपने जिस भी वर्ण में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो आपको ब्राह्मण वाले ऑक्यूपेशन जो है अडॉप्ट करने पड़ेंगे. क्षत्रिय में जन्म लिया तो क्षत्रिय वाले, वैश्य, एंड देन सो ऑन. यहां पर एक चीज का डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि वैदिक पीरियड के अंदर जब ये वर्ण सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था, वैदिक पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ. ध्यान दीजिए, इन अर्ली वैदिक पीरियड इट वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ. मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और वो क्षत्रिय का काम करना चाहता है, या वाइसी वर्सा, क्षत्रिय में पैदा हुआ है और ब्राह्मण का काम करना चाहता है, या वैश्य या दूसरे वर्ण का, तो वो उसको अडॉप्ट कर सकता है. तो आदमी के ऑक्यूपेशन पे बेस्ड होकर उसका वर्ण डिसाइड होता था. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये बहुत रिजिड हो गया और अब ऑक्यूपेशन के अंदर या वर्ना के अंदर आप मूव नहीं कर सकते. तो इट इज नाउ फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड ऑनवर्ड इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ. और ब्राह्मण या आप कहें तो धर्मसूत्र ने भी इसी बात पर जोर दिया कि अब जो आपका जो स्टेटस है या ऑक्यूपेशन है और आपका जो वर्ण है, वो सारा डिसाइड होगा बर्थ से. ठीक है, तो आप जिस बर्थ में, जिस वर्ण में पैदा हुए, आपको उसी के काम, उसी की ऑक्यूपेशन आपके लिए सही है और आपको आगे वही इस्तेमाल करने होंगे, लागू करने होंगे अपनी लाइफ में. अब जैसे ब्राह्मणी का टेक्स्ट ने तो बोल दिया कि क्षत्रिय जो है दे हैव टू बी किंग, फाइन.
तो अकॉर्डिंग टू शात्रास ओनली क्षत्रियास कुड बी किंग, फाइन। बट हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे देयर आर सेवरल रूलिंग लीनिएज, दे हैव डिफरेंट ओरिजिन, कि वो क्षत्रियास नहीं है। इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल में बात करेंगे मौर्यास की। कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दे कंसीडर देम ऑफ द लो ओरिजिन, लेकिन लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट दे क्लेम्स दैट दे वर क्षत्रियास। ऐसे हमारे पास एग्जांपल है शुंग्स एंड कंस, दे वर ब्राह्मण्स, जबकि अभी तक क्या बात हो रही है कि किंग जो होंगे वो क्षत्रियास होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या एग्जांपल आ रहा है, दैट ब्राह्मण्स वर आल्सो किंग। सम एग्जांपल्स। देन शकास, दे वर मलेच। मलेच कौन थे? मलेच को बेसिकली ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने नाम दिया था बारबेरियन या आउटसाइडर्स। एक्चुअली इनको ये नाम देने का रीजन ये था कि दे वर द पीपल हु डू नॉट स्पीक संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। तो और संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते हैं तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है जो हमारे नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो इसीलिए ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने, धर्मसूत्र ने इनको बारबेरियन या आउटसाइडर्स का नाम दे दिया, बाहरी लोगों का नाम दे दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम यहाँ पर हम डिस्कस करने जाएंगे जो हमने पहले भी बार बार डिस्कस किया है, सातवाहन रूलर गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। ही क्लेम टू बी अ यूनिक ब्राह्मण, ठीक है, एक है ब्राह्मणा, एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। तो यहाँ पे भी क्या बात कर रहा है, यूनिक ब्राह्मण, मतलब वो क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं है, और डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो ये बताते हैं कि नॉन क्षत्रियास किंग भी हमारे पास इतिहास में एग्जाम्पल्स हैं, और दीज ब्राह्मणिकल टेक्स्ट वर नॉट फॉलोड ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट इक्वली, यूनिफॉर्मली। चलिए अब हम बात करते हैं जातिस की। अब जो नई कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखने में आई जाति की फॉर्म में। अब जाति उन्होंने एक नई कैटेगरी बनाई। एक्चुअली जाति डेवलप क्यों हुई कि व्हेन द ब्राह्मण दे एनकाउंटर विद न्यू सोशल ग्रुप्स, या आप कहें कि जो अलग अलग ऑक्यूपेशन करते थे, अलग अलग काम किया करते थे, जब उन लोगों को उन्होंने देखा, उनका अस्तित्व देखा, तो it was not able for the Brahmins were not able to fit these जातिज into the वर्ना सिस्टम। क्यों? क्योंकि वर्ण सिस्टम को तो पहले वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर चुके हैं और उसको डिवाइन ओरिजिन भी बता दिया। अब यह समस्या ये होती है कि अगर वो इस नई जातिज को उन वर्ण सिस्टम में कहीं इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो जो डिवाइन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट या इतने समय से जो वो अपना कॉन्सेप्ट देते आए हैं उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो भैया अब क्या करना है कि उसको वर्ण सिस्टम में फिट नहीं कर सकते, तो कहा कि ये अलग सोशल कैटेगरीज है, हम कोई काम करते हैं ऑक्यूपेशन के बेस पर एक अलग सोशल कैटेगरी इनको बना देते हैं, ठीक है। There was and it was also based on birth and अब यहाँ पे हम बात करेंगे there was no restriction on the number of जातिस। वरना हमें पता है that वन कितने थे, 4 थे। जातिस पर बोल दिया कि इनकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि धीरे धीरे हो सकता है इन फ्यूचर ऑल्सो कि हमें और सोशल कैटेगरीज से एनकाउंटर होना पड़े जो अलग अलग ऑक्यूपेशन है, तो जातिस को उन्होंने छोड़ दिया कि इस पे कोई नंबर या कोई बाउंडेशन इस पे लागू नहीं होगा। They classified by Brahmanical text जातिस when they found a new group, so wanted to assign new occupation to a new group, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू ग्रुप्स which could not be fit in the fourfold this वर्ना सिस्टम, तो उनको नई जातिस के रूप में डिवाइड कर दिया गया। तो जाति के साथ साथ हम कुछ ऐसे ग्रुप्स की यहाँ पर बात करेंगे जातिस के अंदर ही जिनके जो सोशल प्रैक्टिस है, जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज। उनके अपने सिस्टम थे, अपने नॉर्म्स थे जिसको वो फॉलो करते थे। इनमें से कुछ को उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया ब्राह्मणिकल आइडिया, उसने टेक्स्ट ने उनको अपनी सोसाइटी का पार्ट बना लिया, लेकिन कुछ को उन्होंने आप कह सकते हो कि डिसरिगार्ड किया, या कुछ को उन्होंने कुछ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या उनको अपना सबऑर्डिनेट बना लिया। दोनों की बात करेंगे। जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हमारे पास पहला एग्जांपल है श्रेणी जो गिल्ड बना दी गई थी, वो बेसिकली उन जातिस के रूप में बनाई गई थी जो कॉमन ऑक्यूपेशन जो है वो फॉलो करती थी, चाहे उसमें स्वर्णकार हो, दैट इज वेरी गोल्ड स्मिथ, या सुनार हम बोलते हैं आज के टाइम में उनको, तो उन लोगों की अलग गिल्ड बना दी शुरू कर दी। देन वी हैव निषाद फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अगर आपको महाभारत याद है, महाभारत की हम बात कर रहे हैं, तो महाभारत के अंदर एक एग्जाम्पल आता है हमारा एकलव्य का। तो एकलव्य इज बेसिकली रिलेटेड टू दिस निषाद जाति। देन वी हैव मलेच, हम भी बात कर चुके हैं, जो नॉन सांस्कृतिक जो है लैंग्वेज जो थे बोलते थे, जिनको आउटसाइडर का नाम दिया गया था। देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सम कैटेगरीज हु वर सबऑर्डिनेटेड, जिनके साथ जो था सबऑर्डिनेट किया गया था, जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है अनटचेबल्स का। अनटचेबल के बारे में क्या कहा गया कि कुछ रिचुअल सेक्रेट जो हमारे परफॉर्मेंस हैं या कुछ हमारे जो रीति रिवाज हैं, दे कैन ओनली बी परफॉर्म बाय सम ग्रुप्स। कुछ लोग जो है पवित्र रीति रिवाजों का पालन नहीं कर सकते, उनको परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको नाम दे दिया गया अनटचेबल्स का,
ठीक है। दूसरा ग्रुप आता है हमारा चांडाल का। चांडाल के बारे में कहा जाता है कि चांडाल वो ग्रुप माना गया था, कुछ ड्यूटीज जो थी वो पोल्यूटिंग होती थी, जिनको कोई करना नहीं चाहता था, जैसे कॉर्पस, हैंडलिंग द कॉर्पस मतलब डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड डेड एनिमल्स। तो ये जो पोल्यूटिंग है, इनका अब सोसाइटी में कौन इनको परफॉर्म करेगा, तो ये काम दे दिया गया एक ग्रुप को, चांडाल को, कि ठीक है भाई आप लोग जो है ये काम करेंगे। अब साथ के साथ इन चांडाल की समस्या है कि इन लोगों की जो कैटेगरी थी या इनका जो कॉन्फ्लिक्ट या सबऑर्डिनेशन था वो इस हद तक किया गया था कि दे वर नॉट इवन अलाउड टू रिजाइड विद इन द विलेज। वो विलेज के बाहर की सीमा के बाहर जाके वो रहा करते थे। इसके एग्जाम्पल हमें अलग अलग बाकी बाद में जो कुछ चाइनीज स्कॉलर्स आए थे इंडिया के अंदर, पिलग्रिम्स, तो उनके राइटिंग में भी हमें इसका एग्जाम्पल मिलता है। मनुस्मृति के अंदर भी इसका जो है उनके काम को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। Much later, the Chinese Buddhist monk Fahian, who came to India in 5th century CE, he wrote that untouchables had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them. Then another Chinese pilgrim, Huensang, he observed that executioners and scavengers were forced to live outside the city. ठीक है, तो वो एक, जैसे इसमें फाहियान का कहना था कि वो इस तरह से एक क्लैपर या शोर करते हुए, ढोलक बजाते हुए चलते थे ताकि दूर से ही आदमी को पता चल जाए कि वन अनटचेबल और चांडाल इज गोइंग थ्रू और कमिंग थ्रू द वे, ताकि वो अपना रास्ता बदल ले और उनको देखने से ही बच जाए, क्योंकि उनको जाति व्यवस्था जो बना दी गई थी इस समय तक, उसके हिसाब से उनको देखना भी इम्प्योर करने लायक माना जाता था। Now let's discuss about the some social aspects of the social status, social differences beyond the birth. अभी तक हम सारी बात कर रहे हैं based on birth, अब हम बात करते हैं beyond the birth। अब हम बात कर रहे हैं क्लास की, और हमें पता है that class is basically based on economic status, resources and wealth. In previous chapter we have discussed about the developed economic status in India, और साथ के साथ हमने ये भी देखा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था वेल्थ का वो इक्वल नहीं था। तो इस वजह से सोसाइटी के अंदर अलग अलग लेवल पर अलग अलग क्लास हमें देखने को मिलती है। अभी तक हम पहले पढ़ चुके हैं अंडर दी ब्राह्मण और दी धम्म सूत्रा, वुमेन डू नॉट हैव एनी राइट ओवर दी वेल्थ, ठीक है। बट इसके अलावा देयर वाज अ वन कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री धन, ठीक है। स्त्री धन मतलब अगर लिटरली हम इसकी बात करें तो ये कहा जाता है वेल्थ ऑफ अ वुमन, ठीक। इट कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन और हर चिल्ड्रन बट नॉट बाय द हस्बैंड। हस्बैंड हैज नो क्लेम ओवर द स्त्री धन। वरना इट वाज अनदर क्राइटेरिया टू रेगुलेट एक्सेस टू वेल्थ, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं दैट द फादर ऑक्यूपेशन हैज टू बी फॉलोड बाय द सन, ठीक है। इट हैज टू बी अडॉप्टेड बाय द चाइल्ड, बट देयर इज अ debate among the historians कि if these norms were actually implemented all over the continent, then the wealthiest men would have been the Brahmins and Kshatriyas. Now talks about some Buddhist texts. Buddhist texts were very critical to the Varna system. उन्होंने उनका बहुत criticize किया because according to them, first of all, they rejected this status or the class or everything which was promoted by the Brahmanical text on the basis of the birth. They rejected these status based on the birth. ठीक है, उनका मानना था कि the differences in the society are not natural, ठीक है, and they are नॉट इनफ्लेक्सिबल, मतलब ये फ्लेक्सिबल है और उनमें बदलाव हो सकता है। बट एट द सेम टाइम वो ये भी बात करते हैं कि ये जो नेचुरल जो हमारा या जो सोशल क्लास या स्टेटस है उसमें ना कुछ अशुद्धियां भी आ गई हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मैन आर टर्निंग ग्रीडी एंड दे आर at the same time they are vindictive to other people also. Vindictive मतलब when someone trying to hurt some other people. तो इसकी वजह से उसमें चेंजेस भी जो है वो आ रहे हैं। इन दिस चैप्टर हमने पर्टिकुलरली बात की है टेक्सचुअल ट्रेडिशन की, एक लिटरेरी सोर्स की। तो अब हमें देखना होगा कि जब ये एक हिस्टोरियन लिटरेरी टेक्स्ट को एक हिस्टोरियन उसको पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है व्हेन दे हैंडल दीज टेक्स्ट। सबसे पहला दे हैव टू कीप इन माइंड सेवरल एस्पेक्ट्स। सबसे पहला है लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। ये देखना होगा टेक्स्ट किस भाषा में लिखा गया है, प्राकृत और लाइक संस्कृत। What is Prakrit language? Prakrit language is basically group of some vernacular languages. हम जानते हैं 10th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं the vernacular language is basically the language spoken by the local people. तो ये देखना होगा हमें कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। दूसरा इसी से रिलेटेड है कि हम कह सकते हैं कि जो उसके अंदर कंटेंट दिया गया है, जो मंत्र हैं, वो
बोलता कौन था, स्पेशलिस्ट बोलते थे या कॉमन पीपल, ताकि अगर वो प्राकृत में होगा तो आसानी से कॉमन आदमी उसको समझ सकेगा और जब भी उसकी जरूरत होगी तो आगे उसको दूसरे लोगों को स्टोरी के फॉर्म में या मंत्र के रूप में उच्चारण करके समझा सकेगा और इसको आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचा सकता है। दूसरा, दे हैव टू कीप इन माइंड द ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट एंड एट द सेम टाइम इंटेंडेड ऑडियंस आल्सो, बिकॉज author always keep in mind the interest of their audience. Fine. Next, date and place of the composition and compilation of the text. अब इनमें से हम सबको अलग वन बाय वन जो है आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज एंड द कंटेंट। लैंग्वेज अभी हमने बात की संस्कृत में लिखा गया है या प्राकृत में। संस्कृत जो इस की है महाभारत की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, इट इज फार सिंपलियर देन द वेदास एंड प्रशस्तीज। तो संस्कृत जो सिंपल की गई है उसका रीजन इसलिए था कि इट शुड बी एक्सेसिबल टू द अदर पीपल आल्सो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। कंटेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज नैरेटिव एंड द अनदर वन इज डिडैक्टिक्स। नैरेटिव्स क्या है? दे कंटेन स्टोरीज, whether the didactics they contains prescriptions about the social norms, कि जो नियम कायदे कानून होंगे सोसाइटी के वो कैसे होंगे, दे आर द पार्ट ऑफ डिडैक्टिक्स। लेकिन ऐसा कोई वाटर टाइप्स जो है इसके अंदर डिवीजन नहीं है। हमें बहुत सारे एग्जांपल जगह पर नैरेटिव्स के अंदर डिडैक्टिक्स मिलते हैं और डिडैक्टिक्स के अंदर नैरेटिव्स जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। इसके बारे में हिस्टोरियंस का कहना है कि इन द बिगिनिंग महाभारत वाज मेंट टू बी अ ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी and didactic portion, didactics is basically social norms, prescription about the social norms, they are later on, they are added later on. The original story is composed by the charioteer bards. orally chariot bards मतलब जो सूत हम जिनको बोलते थे या जो रथ चलाते थे, जैसे हम सूत पुत्र कर्ण की बात भी करते हैं महाभारत के अंदर, तो इट इज बेसिकली कंपोज बाय द charioteer bards। orally जो है वो कंपोज होती गई, पहुंचती गई आगे आगे। लेकिन लेटर ऑन दिस किंगडम्स लाइक कुरु और पांचाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद या जो स्टेट्स हमारी रही हैं इसके अंदर, तो ये दे वांटेड देयर इतिहास टू बी रिकॉर्डेड। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब इसको हम रिटन फॉर्म में या राइटिंग फॉर्म में लिखना इसको स्टार्ट किया जाना चाहिए। 2200 सी के आसपास जाके इसमें एक नया फेज जो है कंपोजिशन का आता है, एड ऑन होना शुरू होता है। अब इसके दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग इन द सबकॉन्टिनेंट, और कृष्ण जो कि एक मेन कैरेक्टर है महाभारत का, ही वॉज आइडेंटिफाइड विद विष्णु। तो उनसे रिलेटेड सारी स्टोरीज और जो यू कैन से वर्सेस और सूक्त जो होते हैं वो उसके अंदर एड ऑन करते चले गए। यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं मनुस्मृति का भी, के दौरान ऐड कर दिए गए। So the text initially having around 10,000 verses मतलब छंद, कविता या जो हम बात करते हैं पद की बात करते हैं। So the text initially having 10,000 verses grew to 1 lakh. And the composition is traditionally attributed to the sage Ved Vyas, जिसने जो है वो पूरा महाभारत लिखा है। These are some questions for the assignment. Kindly go through them. Refer the NCERT also and this video to answer all these questions. Thank you.